मूवी की शुरुआत 2092 से होती है, जब हमारी जमीन रहने के काबिल नहीं रही थी। सारे पेड़ पौधे और जंगल पूरी तरह खत्म हो चुके थे, जिनकी जगह एक वीरान रेगिस्तान ने ले ली थी। सूरज भी धीरे धीरे गायब होने लगा था। ये सब देखकर एक कॉर्पोरेशन ने एक बेस को इंसानों के रहने की जगह बना दिया था। इस बेस में काफी सारे स्पेस स्टेशन थे, जिनका हमारी कहानी से गहरा संबंध है। अब हम कहानी के मेन कैरेक्टर टीहो को देखते हैं, जिसकी छोटी बेटी काफी समय पहले खो गई थी। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर इस बारे में पूछताछ करता रहता था, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट सीन में एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है, जो यूटीएस कॉर्पोरेशन का रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट था और इस पूरे एरिया को जमीन की तरह बनाया गया था। ये यूटीएस के सीईओ का आइडिया था, जो मार्स पर पेड़ पौधे उगाकर उसे नई धरती बनाना चाहता था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे सिर्फ अमीर लोग फायदा उठा सकते थे। यूटीएस सीईओ ने सिर्फ कुछ खास लोगों को ही यूटीएस सिटीजन बनाने के लिए चूज किया था। ये सब पैसे वाले लोग थे। यही कारण था कि यूटीएस में इस वक्त सिर्फ 5% लोग थे, बाकी 95% अभी भी अर्थ पर थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ना तो यूटीएस सिटीजन थे और ना ही जमीन पर रहते थे, बल्कि वो स्पेस में रहते थे। इसलिए उनको स्पेस स्वीपर्स कहा जाता था। यूटीएस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाला कचरा, जिसे डेब्रिस कहते हैं, वो स्पेस में उड़ता रहता था, जिसे साफ करने के लिए स्पेस स्वीपर्स को अपनी जान पर खेलना पड़ता था और बदले में वो बेचारे इस कचरे को गार्बेज डिपार्टमेंट में बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन डेब्रिस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा एक सैटेलाइट से टकरा जाता है। ये जानकर स्पेस स्वीपर्स की टीम उस टुकड़े को रोकने के लिए अपनी शिप्स में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में विक्ट्री नाम की एक शिप उनका रास्ता रोकती है, जिसमें से एक रोबोट निकलकर शिप के ऊपर खड़ा होकर एक रस्सी फेंकता है, जो सीधा उस टुकड़े के साथ जाकर जुड़ जाती है। स्पेस स्वीपर्स की शिप में टीहो के साथ टाइगर और एक लड़की जंग थी। स्पेस स्वीपर्स की सब टीम्स में से इन 3 लोगों की टीम सबसे अच्छी थी। ये तीनों उस डेब्रिस के टुकड़े को किसी तरह उड़ाकर बाकियों से बचाते हुए फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां डेब्रिस को तोड़कर उससे कुछ चीजें बनाई जाती थी। टीहो ये सारी मेहनत अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कर रहा था, क्योंकि पैसे के बिना कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। टेहो पुलिस को अपने चावलों के बचे कुचे दाने देकर उससे मुर्दा खाने में आई नई लाशें देखने के लिए कहता है। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ऐसा अक्सर किया करता था और इस बार भी मुर्दा खाने में आने वाली लाश उसकी बेटी की नहीं थी। टेहो ने अब तक डेब्रिस के टुकड़ों से मशीन्स के जितने पार्ट्स इकट्ठे किए थे उन्हें बेच दिया था, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिले थे। वो और उसकी टीम अभी भी घाटे में ही जा रही थी। तभी उन्हें टीवी पर एक न्यूज नजर आती है, जिससे उन्हें पता चलता है डॉर्टी नाम की एक एंड्रॉइड रोबोट चोरी हो गई है, जो कि ब्लैक फॉक्सेस नाम के एक ग्रुप ने चोरी की है। ये लड़की जैसा दिखने वाला रोबोट बहुत मासूम लगता था, लेकिन इसके अंदर बहुत ही खतरनाक हथियार छुपाए गए थे। इसलिए लोगों से ये कहा गया था कि उन्हें जहाँ भी ये रोबोट नजर आए उसके बारे में पुलिस को बताया जाए। उस शाम टेहो और उसकी टीम अपने कर्ज को लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए कुछ ही देर में उन लोगों में लड़ाई हो जाती है। बब्स नाम का रोबोट अपने पैसे एक डब्बे में छुपा लेता है। बब्स लगातार पैसे जोड़ रही थी, क्योंकि वो अपने शरीर पर सिनेटिक स्किन लगाना चाहती थी, ताकि वो बाकी इंसानों जैसी दिख सके। फिर सारा क्रू शिप को चेक करता है तो उन्हें पता चलता है ये एक टूटी हुई शिप थी, जो एक जगह से आई थी, जहाँ बहुत सारे नैनो बोट्स मौजूद थे। नैनो बोट्स ऐसी मशीन होती हैं जो लोहे जैसे मेटल को भी चुबा सकती हैं। कुछ देर में शिप की लाइट्स चलने लगती हैं, तो वो लोग शिप का कार्गो बॉक्स खोलते हैं, जिसमें से उन्हें कुछ एयर बॉक्स बाहर आते दिखाई देते हैं। वो इन एयर बैग्स में से एक बैग में डॉर्टी को छुपते हुए देखते हैं, तो उसको वहाँ से निकाल कर अपनी विक्ट्री शिप में ले जाते हैं। टेहो को उसे देखकर अपनी बेटी याद आने लगती है। तभी वो लोग टीवी पर फिर से डॉर्टी के बारे में न्यूज देखते हैं और अब उन्हें पता चलता है डॉर्टी असल में हथियार है। उसी वक्त डॉर्टी अपने मुंह खोलती है, जो देखकर वो सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन डॉर्टी तो सिर्फ चीख मार रही थी। वो सब लोग अपने अपने रूम्स में छुपकर आगे के बारे में सोचने लगते हैं। टेहो अपने रूम से बाहर आकर डॉर्टी को बांटने लगता है, लेकिन जैसे ही डॉर्टी आगे बढ़ती है तो टेहो डर कर मैट्रेस के पीछे छुप जाता है। उसी वक्त टेहो की नजर डॉर्टी के बैग पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो अपने रूम में ले जाता है। टेहो डॉर्टी के मोबाइल पर किसी डॉक्टर नाम के आदमी की बहुत सारी मिस कॉल्स देखता है। इसके अलावा उसको डॉर्टी के बैग में उसी डॉक्टर के नाम से ही यूटीएस का एक डॉक्यूमेंट भी मिलता है। वो लोग डॉर्टी को शिप में अकेला छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें पता चलता है डॉर्टी के पास ऐसी शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से वो मरे हुए पौधों को भी जिंदा कर सकती थी। दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स एक बार में जाकर सोचने लगते हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वहीं टाइगर डॉर्टी के बारे में पुलिस को बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे मुंह नहीं लगाती। टेहो उससे कहता है अगर हम डॉर्टी को वापस ब्लैक फोर्सेस के हवाले कर दें तो हमें इससे ज्यादा पैसा मिल सकता है। फिर टेहो एक मशीन निकालता है, जिसकी मदद से आवाज बदली जा सकती थी। टेहो डॉक्टर को कॉल करके उसे डॉर्टी की एक वीडियो भेजता है और डॉक्टर से कहता है डॉर्टी को वापस पाने के लिए तुम्हें मुझे $2 मिलियन देना होंगे। वो डॉक्टर मान जाता है, तो वो लोग आज ही मिलने के लिए डिसाइड करते हैं। टेहो का पूरा क्रू जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसी वक्त कंप्यूटर में अलार्म बजता है, जिससे उन्हें पता चलता है पुलिस वहाँ आ रही है। जानते ही वो सब अपना हुलिया बदल कर डॉर्टी को छुपाकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है और
और उनसे पूछता है मुझे शिप से कॉल आई थी। टाइगर दरवाजे के पीछे की तरफ इशारा करता है जिस पर पुलिस वाला वहाँ जाता है, लेकिन डोरटी उसकी नजरों से बचते हुए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तेहो बब्स के बचाए हुए पैसे पुलिस वाले को देता है, लेकिन पुलिस वाला उसे धक्का दे देता है। पैसे अभी तक पुलिस वाले के हाथ में थे और बब्स ने इस बात को रिकॉर्ड कर लिया था। जंग पुलिस वाले को उसकी शिकायत करने की धमकी देती है, जिस पर ना चाहते हुए भी पुलिस वाले को वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ तेहो और टाइगर अपना भेस बदल कर एक क्लब में जाते हैं जहाँ वो दोनों डॉक्टर से मिलने वाले थे। टाइगर ने डोरटी को एक बैग में छुपाया हुआ था और तेहो डॉक्टर से मिलने के लिए आगे जाता है। तभी दिखाया जाता है कुछ दूर बैल्कनी में एक आदमी गन पकड़े निशाना लगाने को तैयार था। डॉक्टर तेहो और टाइगर को पैसों वाला बैग देता है, लेकिन जब वो उस बैग को खोलते हैं जिसमें डोरटी थी तो उन्हें पता चलता है वो तो वहाँ से भाग चुकी है। डोरटी डांस फ्लोर पर पहुँच चुकी थी, जिसकी मासूमियत देखकर सब उसी में खो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त सब लोगों की डिवाइसेस पर डोरटी के लापता होने की खबर आती है। डोरटी को देखकर गार्ड्स वहाँ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तेहो अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है। तभी डॉक्टर डोरटी तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे आगे नहीं जाने देते। दूसरी तरफ तेहो और टाइगर डॉक्टर को ढूंढ रहे थे और इसी बीच गार्ड्स उन पर गोलियां चला देते हैं। ये देखकर डोरटी अपनी शक्ति की मदद से उनके गिर्द एक शील्ड बना देती है। गार्ड्स गोलियां चलाना बंद करते हैं तो टाइगर और तेहो छुपते छुपाते डोरटी को लेकर वापस अपने शिप में पहुंच जाते हैं। डोरटी को फिर से तेहो और टाइगर के साथ देखकर जंग को गुस्सा आता है, इसलिए वो डोरटी का मोबाइल भी तोड़ देती है। जंग का ख्याल था गार्ड्स उसके मोबाइल को ट्रैक करके ही क्लब में पहुंचे होंगे, इसलिए वो वहाँ भी पहुंच सकते थे। उधर यूटीएस का सीईओ अपनी साइंटिस्ट की टीम के साथ मीटिंग करता है जो मार्स पर आर्टिफिशियल पेड़ पौधे और समुद्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी टीम में एक आदमी उसे डोरटी के गोगल्स देता है, जो देखकर सीईओ को गुस्सा आता है। वो अपनी टीम से कहता है हमारा प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब हम जमीन पर जिंदगी गुजारने की उम्मीद ही खत्म कर देंगे। तभी अचानक उसकी वेन्स ब्लैक रंग में बदल जाती हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। उधर डोरटी टेहो से कैंची लेकर पौधे पर लगे नए टमाटर काटती है तो टेहो भी उसके साथ वो टमाटर लेकर बाकी स्वीपर्स को बेचने के लिए जाता है। उसी वक्त बैंक वाले उनसे पैसे लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी शिप में फोन बजता है, जो सुनकर टेहो तुरंत शिप की तरफ भागता है, लेकिन बैंक एजेंट्स उसे रोक लेते हैं। टेहो किसी तरह उन्हें धक्का देकर भागते हुए शिप में पहुँचता है और फोन पर डॉक्टर से बात करके अगली बार मिलने के लिए डील करता है। तब तक बैंक के एजेंट्स उनके शिप को अपने कब्जे में ले चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना कर्जा नहीं चुकाया था। टाइगर टेहो से कहता है मैं डोरटी को वापस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो लोग ना जाने उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन टेहो को अपनी बेटी को ढूंढने और क्रू शिप को वापस लाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। तो इस तरफ डोरटी वॉशरूम जाती है तो एक आदमी भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। तभी उन्हें डोरटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो समझ जाते हैं किसी ने डोरटी को किडनैप कर लिया है। वो सब डोरटी को ढूंढने लगते हैं। टाइगर सुरंग के रास्ते जाता है जहाँ उसे एक आदमी डोरटी को अपने साथ ले जाता नजर आता है। टाइगर उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक किडनैपर वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त किडनैपर के सामने टेहो आता है और उससे डोरटी को खींच लेता है। किडनैपर चाकू निकाल कर टेहो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टेहो उसे कुछ ही देर में अपनी जबरदस्त लड़ाई से हरा देता है। इससे पहले कि टेहो डोरटी को लेकर वहाँ से जाता, वहाँ बहुत सारे गुंडे पहुँच गए थे, जिन्हें टाइगर एक एक करके ढेर कर देता है। फिर जंग वहाँ आकर उन गुंडों के लीडर का निकाब उतारती है और उन्हें पता चलता है कि वही क्लर्क था जो अक्सर उनसे डेब्रिस खरीदता था। टेहो और उसकी टीम किडनैपर से पूछताछ करते हैं और उनके टैटूज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में ब्लैक फॉक्सेस के लोग हैं। वो लोग टेहो और उसकी टीम को बताते हैं हम कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि हम तो इस जमीन को बचाने के लिए काम करते हैं। डोरटी एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिससे उसका जल्दी मर जाना तय था, इसलिए उसके डैड ने उसकी जान बचाने के लिए उसके शरीर में नैनोबोट्स डाल दिए थे। डोरटी के डैड ने उसे ठीक होने के साथ साथ पेड़ पौधे उगाने की शक्ति भी दे दी थी, जिसका मतलब है डोरटी में जमीन को बचाने की शक्ति मौजूद है। इसलिए यूटीएस के सीईओ के मार्स प्रोजेक्ट की हमें कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन जब सीईओ को इस बात का पता चला तो उसने डोरटी को मारने के लिए अपने गार्ड्स भेज दिए। गार्ड्स ने उस लैब को खत्म कर दिया जहाँ डोरटी को रखा गया था। उन गार्ड्स ने साइंटिस्ट को तो मार दिया, लेकिन वो डोरटी को नहीं मार सके, क्योंकि एक नैनोबोट को मारने के लिए एक हाइड्रोजन बॉम्ब की जरूरत होती है और ये बॉम्ब फैक्ट्री के कैविटी सिस्टम में ही मिल सकता है। इसलिए वो लोग डोरटी को वहाँ रख कर धमाका करेंगे, जिससे फैक्ट्री भी तबाह हो जाएगी। इस न्यूक्लियर धमाके के होते ही ये जमीन भी खत्म हो जाएगी। असल में यूटीएस का सीईओ इंसानों को बचाना नहीं, बल्कि इस जमीन से मिटाना चाहता था। उसी वक्त उन्हें गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका मतलब था गार्ड्स यहाँ पहुँच चुके थे और ब्लैक फोर्सेस की टीम पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। टीहो डोरटी को लेकर वेंट्स के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच डोरटी को छींक आती है, जिस कारण गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ जंग विक्ट्री शिप को एक्टिवेट करके गार्ड्स को भटकाने की कोशिश करती है। टेहो और डोरटी गार्ड से बचते हुए विक्ट्री शिप में पहुंच जाते हैं। फिर सबको साथ लेकर टेहो शिप लेकर वहां से निकल जाता है। अचानक एक मिसाइल उनकी शिप के पास आकर फट जाती है, जिससे उनकी शिप डेब्रिस फील्ड में जाने लगती है और शिप में गड़बड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में नैनो बोट्स की फौज उनकी शिप पर हमला कर देती है, लेकिन उसी वक्त डोरटी ने अपनी शक्ति से सब नैनो बोट्स को दूर फेंक दिया
लिया था, लेकिन इतनी शक्ति इस्तेमाल करने के बाद वो खुद बेहोश हो गई थी। टाइगर देखता है उसका दिल बंद हो गया है, इसलिए वो डोटी को सीपीआर देता है। कुछ ही देर में डोटी उठकर ऐसे बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जल्द ही उनकी शिप डेब्रिस फील्ड से बाहर निकल आती है और वो लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं कि उन सबको आतंकवादी के तौर पर दिखाया जा रहा था और उन्हें ब्लैक फोर्सेस के ग्रुप के मेंबर्स भी बताया जा रहा था। क्लब और फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ था, गवर्नमेंट ने सब कुछ उनके सर डाल दिया था। तभी तेहो की टीम को ब्लैक फोर्सेस की तरफ से मैसेज मिलता है जिसमें उन्हें बाहर मिलने के लिए बुलाया जाता है। वो लोग जब मिलते हैं तो डोटी डॉक्टर को देखकर उसके गले लग जाती है। वहाँ जंग देखती है चारों तरफ बॉम्ब्स लगाए गए थे। वो सब बॉम्ब्स अचानक एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे न सिर्फ शिप की सभी सिस्टम्स बंद हो गए थे बल्कि उन्होंने बब्स को भी बंद कर दिया था। उसी वक्त वहाँ फौजी भी पहुँच जाते हैं जिन्होंने ब्लैक फोर्सेस पर फायरिंग करके उन्हें ढेर कर दिया था। वो लोग डोटी को अपने साथ ले जाते हैं जो देखकर तेहो और उसकी टीम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फौजी उन्हें डोटी के करीब भी नहीं जाने देते। डॉक्टर और बाकी सारे ब्लैक फोर्सेस मारे गए थे। कुछ ही देर में वहाँ सीईओ भी पहुँच जाता है जो जंग के मुंह में हाथ डालकर एक मिनी बॉम्ब निकालता है। सीईओ जंग, तेहो और टाइगर में से किसी की जान नहीं लेता बल्कि वो डोटी की कीमत लगाकर बहुत सारे पैसे उनके पास फेंक जाता है। सीईओ तेहो को मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब तुम इन पैसों से अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ सकते हो। फिर सीईओ अपने आदमियों से कहता है, डोटी को फैक्ट्री में बंद करके उसे सीधा जमीन से टकरा दो। मार्स पर अपनी जिंदगी गुजारी जा सकती है, इसलिए अब इंसान वहाँ जाकर रह सकते हैं। उधर शिप में तेहो अपने हिस्से के पैसे इकट्ठे करने लगता है, लेकिन उसके अलावा और कोई इन पैसों का हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो लोग डोटी को बचाना चाहते थे। तेहो उन्हें समझाता है, इस सब में तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी। उधर डोटी को हाइड्रोजन बॉम्ब से बांध दिया गया था। दूसरी तरफ तेहो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए रिसर्च कंपनी में जाता है और उन्हें अपनी बेटी ढूंढने के लिए पैसे देता है। इंतजार करते हुए तेहो अपनी बेटी की पुरानी चीजें देखता है जिनमें उसके लिए प्यार भरे मैसेज थे, लेकिन उन दिनों वो एक शराबी था जो अपनी बेटी को इग्नोर करता था। ये सब पढ़ के उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो तुरंत वापस शिप पर डोटी को बचाने के लिए भागता है। तेहो जितनी तेज जहाज चला सकता था वो चला रहा था। जंग अपनी पुरानी गन निकाल कर आने वाले सोल्जर्स पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। तभी उन्हें एक मिसाइल अपनी शिप की तरफ आती दिखाई देती है तो तेहो शिप को फुल स्पीड से उड़ाना शुरू कर देता है। उनका पीछा करते हुए वो मिसाइल ग्रेविटी की लपेट में आ गई थी। कुछ जहाज अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो टाइम पर फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वो लोग ग्रेविटी चैम्बर में घुसकर डोटी को बचा लेते हैं। जंग बॉम्ब की प्रोग्रामिंग को चेक करती है तो उसे पता चलता है अगर उसने इसे हैक करने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। अब उन्हें डोटी को जल्द से जल्द इस बॉम्ब से 50,000 किलोमीटर दूर ले जाना था ताकि शॉक वेव्स डोटी के नैनोबोट्स को तबाह ना कर सकें। उसी वक्त वहाँ एक सोल्जर आकर तेहो और जंग को बेहोश कर देता है। टाइगर डोटी से कहता है, जल्दी से हमारी शिप पर जाओ। उधर बब्स उस सोल्जर से लड़कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस सोल्जर ने बब्स को भी हरा दिया था। टाइगर उस सोल्जर को एक कॉरिडोर में धक्का देता है और दरवाजा लॉक कर देता है। टाइगर पूरी ताकत लगाकर भी उस सोल्जर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, इसीलिए हैच खोल देता है जिस कारण वो दोनों बाहर की तरफ खींचे जाते हैं। जंग और तेहो को होश आता है तो वो सब लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है अटैक ड्रोन्स आ रहे हैं। जंग दूसरे स्वीपर से बात करके उन्हें सीईओ के इरादे का बताती है और मदद मांगती है। जंग तेजी से शिप को बाहर निकालते हुए ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स को शूट कर देती है। मिलकर काम करते हुए स्वीपर ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स को गिरा देते हैं, जिससे जंग और उसकी टीम को डोटी को वहाँ से निकालने में मदद मिल जाती है। इसी बीच सीईओ ने जो कुछ कहा था उसे एक रिकॉर्डिंग न्यूज चैनल को भेज दिया जाता है और सारी दुनिया के सामने उसकी असलियत खुल जाती है। गुस्से में भरा सीईओ अपनी शिप लेकर जंग की शिप को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फायरिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जंग दुश्मन पर फायरिंग करती है और तेहो फुल स्पीड से शिप उड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक कोई बड़ी चीज आकर जंग के ऊपर गिर जाती है और वो फंस जाती है। उधर सीईओ ने एक मैकेनिकल जहाज से तेहो की शिप पर हमला कर दिया था। सीईओ तेहो की शिप पर चढ़ जाता है। बब्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीईओ उसे भी 2 हिस्सों में काट देता है। जख्मी जंग किसी तरह शिप को पकड़कर उसके बूस्टर सिस्टम तक पहुंच जाती है और बूस्टर सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जिससे जहाज अचानक बहुत तेज उड़ने लगता है और सीईओ नीचे गिर जाता है। बूस्टर सिस्टम ज्यादा देर तक काम नहीं करता, इसलिए सीईओ फिर से उनकी शिप तक पहुंच जाता है और अपनी मैकेनिकल आंख की मदद से वो जहाज को तोड़कर खोल देता है। लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है जहाज के अंदर बॉम्ब था। उन लोगों ने उड़ान भरने से पहले डोटी को दूसरे स्वीपर्स के पास छोड़ दिया था और इसी तरह उन्होंने सीईओ को भी चकमा देकर अपनी जान दांव पर लगाकर डोटी की जान बचाई। जैसे ही ये बॉम्ब फटता है, बाकी सबके साथ साथ टीम मेंबर्स भी मारे जाते हैं और ये मंजर बाकी स्वीपर्स आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। फिर डोटी अपनी शक्ति की मदद से नैनो बोट्स को कंट्रोल करके तेहो की शिप के सबसे बड़े टुकड़े को सुरक्षित रखते हुए उस धमाके से बाहर निकाल लेती है, जिसमें टीम के सब लोग अंदर जिंदा और सुरक्षित थे। आखिरी सीन में दिखाया जाता है वो लोग डोटी के साथ खुशी से रहने लगे थे और जमीन एक बार फिर से हरी भरी हो गई थी। यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।